Hello my dear students, you are most welcome on WS Academy. This is Modern History lecture series. इसमें हमने रिवोल्ट 1857 पढ़ा, उसके बाद हमने बिगिनिंग ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा, उसके बाद हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा, प्री कांग्रेस एसोसिएशंस के बारे में पढ़ा और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद मैंने आपको बताया कि दो फेजेस थे उसमें। एक तो मॉडरेट वाला फेज़ था, उसमें एरा ऑफ मॉडरेट्स हम बोलते हैं। उसमें हमने देखा कि मॉडरेट्स 1885 से लेके 1905 तक थे, राइट। और उसके बाद मॉडरेट्स का जो फेज़ ख़त्म होता है उसके बाद आते हैं एक्सट्रीमिस्ट्स, ठीक है। तो ये जो एक्सट्रीमिस्ट वाला फेज़ है ये हम आज पढ़ेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे ये जो मॉडर्न हिस्ट्री जब हम कंप्लीट करेंगे, जब आपकी 70% ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट होगी, मैं आपको साथ साथ एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो इस सीरीज़ में हम पूरा मॉडर्न हिस्ट्री को स्टैंडर्ड लेवल पे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म, तो एक्सट्रीमिज्म हम इसको बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स, ये क्यों स्टार्ट हुआ? तो ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का जो वाई मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रू, ये मिलिटेंट नेशनलिज्म जो है ये क्यों बढ़ गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अगर मॉडरेट्स तो काम कर रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में, तो फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स क्यों आए, ये आइडियोलॉजी क्यों आई। सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। जो ब्रिटिशर्स का रूल था, बेसिकली जब मॉडरेट्स काम कर रहे थे ना, वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिशर्स को ही कि आप अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को लो, आप ये क्या करो, इंडियंस की डिमांड्स फुलफिल करो। लेकिन वो क्या करते थे, विद इन द ब्रिटिश एम्बिट ही मांग रहे थे कुछ चीज़ें, कौन? मॉडरेट्स। और वो क्या करते थे, वो एप्लीकेशन देते थे, वो पेट्स देते थे, ठीक है, वो काउंसिल्स में जाके बोलते थे, ठीक है। लेकिन विद टाइम ये समझ आ गया कि जो ब्रिटिश रूल का ट्रू नेचर क्या है, ये बेसिकली इंडियंस का कोई भला नहीं चाहते हैं। ये कैसे पता चला? सबसे पहला आपको याद रखना है 1892 में क्या हुआ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट आया। क्या? 1892 वाला इंडियन काउंसिल जो एक्ट आया, इसको नेशनलिस्ट्स ने क्रिटिसाइज किया, क्योंकि देखो ये एक्ट्स हमें बिल्कुल जो है 1772 से लेके बराबर 1947 तक मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगी, क्योंकि पहले ही आपको समझ नहीं आएंगे। तो 1982 वाला जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट जो है, जब ब्रिटिशर्स ने ये लाया तो इंडियन नेशनलिस्ट ने उसको क्रिटिसाइज किया। क्यों? क्योंकि मॉडरेट्स ने जितनी भी डिमांड्स रखी थी ना, वो एक्ट फुलफिल नहीं कर रहा था, तो इनको बहुत ही गुस्सा आया, तो इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उसके बाद क्या हुआ, 1897 में द नेहरू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल एंड तिलक एंड अदर्स इम्प्रिजन्ड ऑन चार्ज ऑफ सेडिशन। तो जो दो भाई थे, नेहरू ब्रदर्स थे, इनको क्या हो गया, ना ही इनको ट्रेल किया, ना ही ये देखा कि ये गुनहगार है कि नहीं, तो इनको डिपोर्ट किया गया। तिलक को, जो इसके साथ बाकी थे, उनको इम्प्रिजन किया गया ऑन द चार्जेस ऑफ सेडिशन। बोला कि आप जो है गद्दारी के मामले में उनको जो है इम्प्रिजन किया गया। 1898 में क्या हुआ, रिप्रेसिव लॉज अंडर IPC 128A वर फर्दर एम्पलीफाइड विद न्यू प्रोविजंस अंडर IPC सेक्शन 156A। देखो अभी भी आप देखोगे सेडिशन लॉ जो है अभी भी इंडिया में चल रहा है, ये ब्रिटिशर्स का लाया हुआ है। यहाँ पे 124A जो हमारे पास ऑलरेडी उस टाइम ब्रिटिशर्स ने लाया था IPC सेक्शन में, उसको और एम्पलीफाई किया गया, उसको और मजबूत बनाया गया, तो इससे भी नेशनलिस्ट को गुस्सा आया। उसके बाद 1899 में क्या किया गया, नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन कलकत्ता कॉर्पोरेशन हुआ रिड्यूस्ड। जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन में हिंदुस्तानी मेंबर्स थे उनको कम कर दिया गया, ठीक है। तो ये सब कुछ देख के जो है नेशनलिस्ट्स को गुस्सा आया, उन्हें बोला कि जो मॉडरेट्स का तरीका है वो सही नहीं है, इसीलिए जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है ये पहला जो है उसका कॉज है, वो क्यों बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, 1904 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, 1904 में क्या हुआ, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट आया। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से क्या हो गया, बिल्कुल जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है ना, उसको ख़त्म किया गया, उसको कर्ब किया गया, तो इस वजह से भी नेशनलिस्ट को गुस्सा आया। उसके बाद 1904 में एक और चीज़ हुआ, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, क्योंकि 1904 में लॉर्ड कर्जन था यहाँ पे गवर्नर जनरल, वो बहुत खतरनाक था, तो उसने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लाया 1904 में, जिससे कि क्या हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट को दिया, इस एक्ट ने गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्रोल दिया यूनिवर्सिटीज़ पे, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी को कम कर दिया, ठीक है। तो पहला ये था, पहले में ये देखा गया कि जो ब्रिटिश रूल था उसका ट्रू नेचर रिकॉग्नाइज हुआ इंडियन लीडर्स को, इसीलिए ये ग्रो हुआ ये आइडिया मिलिटेंट नेशनलिज्म का। और क्यों ग्रो हुआ ये मैंने डिफरेंट एपिसोड्स आपको बताए डिफरेंट डेट्स के, तो ये रीज़न था। उसके बाद ग्रोथ ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, इंडियंस में कॉन्फिडेंस ग्रो हुआ, उनमें सेल्फ रेस्पेक्ट ग्रो हुआ, ठीक है। क्योंकि देखो
इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस हुए ऐसे कि द डिफीट ऑफ इटालियन आर्मी बाय इथोपियंस। आपको पता है इथोपिया कहाँ पे है? वो अफ्रीका में है, उनको ब्लैक्स भी बोला जाता है। तो इथोपियंस ने इटालियन आर्मी को हराया। जब बोर्स वार हुए वहाँ पे भी इन्होंने हराया। वेयर द ब्रिटिश फेस्ड रिवर्स्ड। देखो इटालियन आर्मी को किसने हराया? इथोपियंस ने। इथोपियन एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। तो उससे क्या होगा? इंडियंस ने बोला तो देखो उन ब्लैक्स ने इन इटालियंस को हराया, हमें क्यों डर है? तो हम भी इनसे लड़ सकते हैं ब्रिटिशर्स से। बोर्स वार में भी ब्रिटिश ने बहुत सफ़र किया। और जापान एक एशियन कंट्री है, उसने रशिया को हराया। ठीक है, उससे क्या हुआ? अभी तक इंडियंस को क्या लगता था कि यूरोपियंस जो है ना उनको कोई हरा नहीं सकता है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इथोपियंस ने इटालियंस को हराया, ब्रिटिशर्स को बोर्स वार में हार मिली, या जापान एक एशियन कंट्री है उसने रशिया को हराया, तो इंडियंस को भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आया कि उन्होंने बोला कि जब वो हरा सकते हैं इनको, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये सुपीरियर है, हम भी इनको हरा सकते हैं। ठीक है। और एक जो इनके साथ ये था, एक फैक्टर था रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन डिसअफेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स। देखो ये जब मॉडरेट्स का दौर था ना तो वेस्टर्नाइजेशन इंक्रीज हो रही थी। एजुकेशन, लैंग्वेज, उनका ड्रेस कोड, यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरीज थे, तो उससे बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे नेशनलिस्ट्स। और देखा जा रहा था कि जो मॉडरेट्स हैं इनको प्रेयर पिटिशन कर रहे हैं कि हमें ये दो, हमें वो दो, वो कुछ भी नहीं मान रहे थे। तो बोला कि ये जो मॉडरेट्स का जो तरीका है बिल्कुल ही बेकार है, अगर ऐसे हम करने बैठे तो फिर हमें हमेशा के लिए इन्हीं के अंडर रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे ना, जो ये मिलिटेंट नेशनलिज्म वाले आइडियाज़ वाले लोग थे, जो एक्सट्रीमिस्ट्स थे, वो बोल रहे थे कि जो पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन आप कर रहे हो, जो मॉडरेट्स कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल या पीसफुल एजुटेशन, इससे कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने बोला कि जो मॉडरेट्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स ने बोला कि जो मॉडरेट्स हैं वो 3 P's का इस्तेमाल करते हैं, प्रेयर, पिटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, और उन्होंने बोला कि इनने इसको बोला कि पॉलिटिकल मेंडिकेंसी, कि इससे कुछ नहीं होने वाला, इन 3 P से कुछ नहीं होने वाला है, सॉरी, प्रेयर, पिटिशन और प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको बात समझ आई? पहले मॉडरेट्स थे, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट्स आए, और अब हम पढ़ रहे हैं फैक्टर्स, किसकी वजह से ये एक्सट्रीमिज्म ग्रो हुआ। अच्छा, और क्या फैक्टर बना कि जिसे मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो हुआ? रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। जो लॉर्ड कर्जन था उसकी जो पॉलिसी थी, जैसे मैंने अभी पढ़ा है 1904 यूनिवर्सिटी एक्ट, वो भी बहुत खतरनाक था, जिसने यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी, अपनी जो फ्रीडम है उसको ख़त्म करके गवर्नमेंट को ज़्यादा कंट्रोल दिया। तो उस वजह उन पॉलिसीज़ को देख के भी जो है इन वाले जो क्लास को क्या लगा, इन वाले जो लीडर्स थे उनको लगा कि जो मॉडरेट्स वाला तरीका है वो सही नहीं है। कर्जन रूल में क्या है? सबसे पहले ऑप्शनल सीक्रेट्स एक्ट आया कि प्रेस को बिल्कुल बैन कर, बहुत करप्ट किया गया प्रेस की फ्रीडम को। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट आया 1904 वाला, उसमें क्या किया गया? यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को क्या कर दिया गया? यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट आया, उसमें इंडियन मेंबर्स है उनको काम कर दिया गया। तो उस वजह से फिर जो इंडियंस थे उनको जो है बहुत गुस्सा आया। अच्छा, पार्टीशन ऑफ बंगाल किसने किया? कर्जन के टाइम पे ये भी हुआ, बंगाल को पार्टीशन किया, क्योंकि बंगाल जो है कलकत्ता वाला एरिया, उसमें बहुत ज़्यादा नेशनलिस्ट लीडर्स ग्रो हो रहे थे। तो गवर्नमेंट को लगा कि हम उसको सप्रेस कैसे कर सकते हैं उनको, तो उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुस्लिम रीजन बना के। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न था कि फिर नेशनलिस्ट को लगा कि ब्रिटिशर्स सही नहीं कर रहे। एग्जिस्टेंस ऑफ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट, और ये भी एक रीज़न था कि ऐसे जो लोग थे, जैसे मैं अभी बताऊंगी इनमें कौन कौन थे, उनके आइडियाज़ ऐसे थे, उनको जो स्कूल ऑफ थॉट था वो ऐसा ही था। वो बोल रहे थे कि मॉडरेट्स का तरीका सही नहीं है, ब्रिटिशर्स को अगर डील करना है थोड़ा सा सख्त रहना पड़ेगा। तो द बेसिक टेनेट्स ऑफ दिस स्कूल ऑफ थॉट वायर, जो ये एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट था, ये क्या क्या बोल रहा था, मतलब क्या करना चाहिए? सबसे पहले बोल रहे थे कि हैट्रेड फॉर फॉरेन रूल, कि फॉरेन रूल से आप नफरत करो। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो बोलते कि फॉरेन रूल से नफरत करो, ब्रिटिशर्स के रूल हमें नहीं चाहिए। सिंस नो होप कुड बी डिराइव्ड फ्रॉम इट, इंडियन शुड वर्क आउट देयर ओन सॉल्वेशन। वो बोले थे कि हमें कोई उम्मीद नहीं लगानी चाहिए ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से, हमें क्या करना चाहिए? इंडियंस को खुद अपने लिए काम करना चाहिए। और इनका क्या था? स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। ये नहीं बोलते थे ब्रिटिशर्स को कि हमारी ये डिमांड है, हमारी वो डिमांड है, ये सिर्फ बोलते थे कि जो है हमें क्या चाहिए? आज़ादी चाहिए, हमें बरतानिया वालों से आज़ादी चाहिए, हमें कोई डिमांड फुलफिल नहीं करनी है, हमारा स्वराज हमारा नेशनल मूवमेंट का गोल होना चाहिए।
Direct political action required belief in capacity of masses to the challenge of authority. Personal sacrifices required a true nationalist to be always ready for it. इन्होंने बोला कि जो लोग हैं ना, आम लोग, उनमें विश्वास करना है, वो काम करेंगे इसके लिए. मैंने आपको मॉडरेट्स के टाइम पढ़ाया था, उन्होंने लोगों में विश्वास नहीं किया था, उनकी सोशल बेस बहुत नैरो थी. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स ने क्या बोला कि हमें डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन करनी है, आप हमें भरोसा रखना चाहिए, जो लोगों की कैपेसिटी है उसमें भरोसा रखना चाहिए, और पर्सनल सेक्रीफाइसेस हमें ज़रूरत है. जो लीडर्स हैं उनको पर्सनल सेक्रीफाइसेस देनी पड़ेगी. जैसे मैं आप आगे पढ़ेंगे कैसे इन एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने पर्सनल सेक्रीफाइसेस दी. उन्होंने बोला कि जो ट्रू नेशनलिस्ट होगा वो हमेशा रेडी होना चाहिए इस चीज़ के लिए. ठीक है, शाबाश. अच्छा, इमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप. और जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, वो मतलब दे वर रेडी, वो तैयार थे कोई भी चीज़ करने के लिए, कहीं पे भी बम फेंकने के लिए, कहीं पे भी प्रोटेस्ट करने के लिए, कहीं पे भी आगे जाने के लिए. ठीक है, तो वो डरते नहीं थे. जो मॉडरेट्स थे वो तरीके से करते थे, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर से करते थे. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने बोला ये सही नहीं है, क्योंकि देखो आप ये कैसे लॉज ला रहे हैं, तो अब हम इंतज़ार नहीं कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ तक आपको बात आई समझ कि एक्सट्रीमिस्ट्स किस तरह के थे. एक्सट्रीमिस्ट्स में आपको याद रखना है, जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, बिपिन चंद्र पाल थे, इसको हम लाल बाल पाल बोलते हैं. ठीक है, देखो स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट हम पढ़ेंगे. स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ? बेसिकली द स्वदेशी मूवमेंट हैड इट्स जेनेसिस इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिश डिसीजन टू पार्टीशन बंगाल. जो स्वदेशी मूवमेंट, जो बेसिकली ये जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कहाँ पे हुई? बेसिकली जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ ना, जो बंगाल था उसको दो हिस्सों में टुकड़े किए. क्यों? ब्रिटिशर्स ने उसको दो हिस्सों में इसलिए बांटा क्योंकि यहाँ पे नेशनलिस्ट्स, यहाँ पे जो हिंदुस्तानी लोग थे वो आज़ादी की बात करते थे. वो बोलते थे कि ब्रिटिशर्स का रूल हमारे लिए सही नहीं है. तो ब्रिटिशर्स डर गए, उनको लगा कि बंगाल में बहुत नेशनलिस्ट फोर्स और नेशनलिस्ट ओपिनियन बन रहा है, तो बंगाल को उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल. जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया तो उसके खिलाफ एंटी पार्टीशन मूवमेंट से स्टार्ट हुआ. जो ब्रिटिशर्स का जो डिसीजन था पार्टीशन बंगाल का पार्टीशन करने का, उसके खिलाफ जो मूवमेंट उठी ना, उसी मूवमेंट को हम स्वदेशी मूवमेंट बोलते हैं. पार्टीशन ऑफ बंगाल टू डिवाइड पीपल. तो बंगाल का पार्टीशन क्यों किया गया था? सो दैट पीपल, लोगों को डिवाइड करें हम रिलीजन बेसिस पे, मुस्लिम्स को अलग करें और हिंदूज को अलग करें. The British government's decision to partition Bengal has been made public in December 1903. ये बेसिकली बोला कब गया कि हम जो है पार्टीशन करेंगे बंगाल का? दिसंबर 1903 में बोला गया. ये डेट आप याद रख लेना. इन्होंने ये बोला, पब्लिक में ये बात आ गई दिसंबर 1903 में. द आइडिया वॉज टू हैव टू प्रोविंसेस. उन्होंने बोला हम बंगाल के जो है दो प्रोविंसेस बनाएंगे. बंगाल कंप्राइजिंग वेस्ट बंगाल एज वेल एज प्रोविंसेस ऑफ बिहार एंड उड़ीसा. एक तो वेस्टर्न साइड वाला बंगाल, ठीक है, अगर ये बंगाल है, यहाँ वाला बंगाल, और इसके साथ हम मिलाएंगे बिहार और उड़ीसा को भी. ठीक है, बिहार और उड़ीसा को भी. और दूसरा क्या है? दूसरा ईस्टर्न बंगाल और आसाम. ठीक है, एक तो वेस्टर्न साइड वाला बंगाल और उसके साथ बिहार और आसाम के पार्ट्स भी मिलाएंगे, और ईस्ट बंगाल और आसाम को अलग से रखेंगे. ठीक है, तो दो प्रोविंसेस बनाने के लिए. बंगाल रिटेन्ड कलकत्ता एज कैपिटल वाइल द ढाका बिकेम द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न बंगाल. अब जो वेस्टर्न साइड वाला बंगाल जिसका नाम बंगाल रखा गया, उसकी कैपिटल कौन रहेगी? कलकत्ता ही रहेगी. ठीक है, और जो ईस्टर्न साइड वाला बंगाल था उसकी कैपिटल जो है वो ढाका बना दिया गया. ठीक है, अभी वो ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में, क्योंकि बांग्लादेश पे भी पहले हिंदुस्तान का ही हिस्सा था. तो यहाँ पे बात समझ आ गई. जब लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन का बोला, पब्लिक कर दिया गया ये डिसीजन दिसंबर 1903 को. और ये क्या बोला गया कि जो बंगाल है उसके दो प्रोविंसेस बनाएंगे. एक हो गया वेस्टर्न बंगाल, उसके साथ उड़ीसा और बिहार भी जोड़ेंगे, और दूसरा ईस्टर्न बंगाल, उसके साथ आसाम भी जोड़ेंगे. और जो ये वेस्टर्न वाला बंगाल है उसकी जो कैपिटल कलकत्ता ही रहेगी, और जो नया ईस्टर्न वाला बंगाल बनेगा उसकी कलकत्ता ढाका रहेगी. ठीक है, शाबाश. यहाँ तक बात समझ आ गई. अब मैंने बोला आपको 1903 में पब्लिक हुआ. इस टाइम मॉडरेट फेज ही चल रहा था, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट फेज कब स्टार्ट हुआ? 1905 में. अब जो 2 साल थे 1903 से लेकर 1905 में, एंटी पार्टीशन कैंपेन अंडर मॉडरेट्स. तो 2 साल ही थे ना, मॉडरेट्स के अंदर ही था. तो उनके अंदर कैसी पार्टीशन कैंपेन चल रही थी? बेसिकली मॉडरेट्स वायलेंट नहीं थे. वो क्या कर रहे थे? मेथड्स एडॉप्टेड वायर
petitions to the government, public meetings, memoranda and propaganda through pamphlets, newspapers. वो जो moderates ने जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाई थी वो क्या कर रहे थे, वो गवर्नमेंट को पिटिशन दे रहे थे, वो पब्लिक मीटिंग कर रहे थे, मेमोरेंडा बना रहे थे, प्रोपागेंडा कर रहे थे, पैम्फलेट बना रहे थे, न्यूज़पेपर्स के थ्रू। जैसे ये 3 न्यूज़पेपर आप याद रख लेना, क्योंकि जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट पहले चली थी 1903 से लेकर 1905 तक मॉडरेट्स के अंडर चली थी, उस टाइम पे मॉडरेट्स ने ये 3 न्यूज़पेपर का सहारा लिया था, हिताबादी, संजीवनी और बंगाली। ठीक है, नाम याद रख लेना, हिताबादी, संजीवनी और बंगाली, क्योंकि जो मॉडरेट्स है ना वो वायलेंस नहीं जानते, यूज़ करते थे। तो उसके बाद क्यों 1903 में ये पब्लिक में हुआ, ये बोला गया, तो 1905 तक ये मॉडरेट्स के अंदर चली, और 1905 के बाद क्या आए, एक्सट्रीमिस्ट्स आए। Their objective was to exert sufficient pressure on the government through an educated public opinion in India and England to prevent the unjust partition of Bengal from implemented. जो मॉडरेट्स थे ना, मॉडरेट्स इसलिए ये कर रहे थे न्यूज़पेपर के थ्रू, पब्लिक मीटिंग्स के थ्रू, प्रोपागेंडा के थ्रू, वो बोल रहे थे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर आना चाहिए, एक तो इंडियंस की ओर प्रेशर आना चाहिए और इंग्लैंड की तरफ से भी प्रेशर आना चाहिए, सो दैट कि जो पार्टीशन है, अनजस्ट पार्टीशन है, अनफेयर पार्टीशन है, ये इम्प्लीमेंट ना हो। The government announced partition of Bengal in July 1905, लेकिन मॉडरेट्स के इस अप्रोच ने कुछ हासिल ही नहीं हुआ, उन्होंने पार्टीशन फिर भी कर लिया। और कब कर लिया, जुलाई 1905 को पार्टीशन उन्होंने किया। ठीक है, On 7 August 1905, with the passage of boycott resolution in a massive meeting held in Calcutta town hall, the formal proclamation of Swadeshi movement was made. तो स्वदेशी मूवमेंट क्यों उठी थी? स्वदेशी मूवमेंट बायकॉट के खिलाफ उठी थी, इंडियन से उठाई थी, एंटी बायकॉट मूवमेंट। ठीक है, और ये स्वदेशी मूवमेंट कब स्टार्ट की गई? 7 अगस्त 1905 को, इम्पॉर्टेंट डेट है, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट। क्यों? इसीलिए सो दैट कि बायकॉट रेजोल्यूशन, इसके खिलाफ, पार्टीशन के खिलाफ। On 16th October 1905, the day the partition formally came into force was observed as the day of mourning throughout the Bengal. लेकिन अब इम्प्लीमेंट कब किया गया, प्रैक्टिकली कब उसको पार्टीशन किया गया? 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को इसको पार्टीशन किया गया। अच्छा, लेकिन जो ये 16 अक्टूबर 1905 है, बंगाल, पूरे बंगाल में डे ऑफ मॉर्निंग, MOURNING, मॉर्निंग हो गया, मातम मनाना, तो इसको एज अ मातम के तौर पे मनाया गया पूरे बंगाल में। ठीक है, और अमर सोनार बांग्ला, द नेशनल एंथम ऑफ प्रेजेंट डे बांग्लादेश, वॉज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये अमर सोना बांग्ला गाया गया, उसमें जो 16 अक्टूबर जब ये प्रैक्टिकल शेप दी गई, इम्प्लीमेंट किया गया सच में पार्टीशन ऑफ बंगाल को 16 अक्टूबर 1905 को, तो उस टाइम ए डे ऑफ मॉर्निंग ऑब्जर्व किया गया बंगाल में। और रविंद्रनाथ टैगोर जो थे ना, वो बंगाल के ही थे, उन्होंने अमर सोनार बांग्ला एक नेशनल एंथम बनाया था, उसी को गाया गया उस टाइम पे। और जो अमर सोनार बांग्ला है ना, ये इस टाइम पे नेशनल एंथम है किसका? उसी बंगाल का, लेकिन वो क्या है अभी? बांग्लादेश। अभी वाला जो बांग्लादेश है ना, वही वो वाला बंगाल है, क्योंकि पहले ये भी पार्ट था इंडिया का, फिर जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हुए, फिर बांग्लादेश बना पार्ट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन फिर लास्ट में वो पाकिस्तान से भी अलग हो गया। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, उन्होंने नेशनल एंथम क्या लिखा था? अमर सोनार बांग्ला, जो कि नेशनल एंथम है प्रेजेंट डे बांग्लादेश का, तो उन्होंने यही गाया। ठीक है, समझ आई बात? अच्छा, द कांग्रेस पोजीशन, तो कांग्रेस की क्या पोजीशन, क्या रिएक्शन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस मीटिंग इन 1905 अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ गोखले रिजॉल्व्ड टू, तो यहाँ पे आपको याद रखना है, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है यहाँ पे, वो कब हुआ? वो हुआ था 1905 में, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। क्यों? जो उस टाइम क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था ना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो सेशन हुआ ना, ये बनारस में हुआ था। कहाँ पे? नेशनल कांग्रेस का जो 1905 वाला सेशन हुआ था, ये बनारस में हुआ था, और प्रिजाइड कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें जो नेशनल कांग्रेस ने क्या रिजॉल्व लिया और क्या क्या डिसीजंस लिए? कंडम द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द रिएक्शनरी
पॉलिसीज ऑफ कर्जन। इन्होंने जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको कंडम किया, उसकी मजम्मत की, बोला कि बिल्कुल ये सही नहीं है। और जो पॉलिसीज ऑफ कर्जन है, लॉर्ड कर्जन ने जो भी रिएक्शनरी पॉलिसीज लाई थी, जैसे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 लाया था, ऑप्शनल सीक्रेट्स एक्ट 1904 लाया था, कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट लाया था, तो उन सब पॉलिसीज को क्या किया, कंडम किया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और 1905 वाला सेशन कहाँ हुआ, बनारस में हुआ, और प्रेसिडेंट कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरी चीज क्या की गई, सपोर्ट द एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, जो कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, कब हुई थी स्टार्ट, 7 अगस्त 1903 को। मैंने आपको पढ़ा है, ये यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा है, जो स्वदेशी मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी, 7 अगस्त 1905 को ये स्टार्ट हुई थी, 7 अगस्त 1905, क्योंकि जुलाई 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को अनाउंस किया गया था। और 7 अगस्त 1905 में क्या हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। तो इसने क्या बोला, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ, सबसे पहले तो इन्होंने कंडम किया इसको, दूसरा क्या किया, इन्होंने सपोर्ट किया एंटी पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट ऑफ बंगाल, जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट चली थी पार्टीशन के खिलाफ, उसको सपोर्ट किया। ठीक है। A big step was taken at the Congress session held at Calcutta 1906। उसके बाद 1906 में एक जो कलकत्ता में सेशन हुआ, कहाँ पे सेशन हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1906 वाला सेशन हुआ वो हुआ कलकत्ता में। और प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट थे दादा भाई नेहरू जी। किसके प्रेसिडेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट, राइट। व्हेन इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज द सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज। और ये इसलिए बिग स्टेप है क्योंकि पहली बार कांग्रेस ने क्या बोला कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गोल है वो है सेल्फ गवर्नमेंट और स्वराज, कि हमें खुद से गवर्नमेंट बनानी है, खुद गवर्नमेंट चलानी है अपने लोगों के लिए। तो ये किस सेशन में डिसाइड किया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1906 सेशन में, जो कि कलकत्ता में हुआ, और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, दादा भाई नेहरू जी थे, राइट। यहाँ तक बात समझ आ गई। आपको पता है, मैंने आपको पढ़ा है, दादा भाई नेहरू जी भी क्या थे, मॉडरेट ही थे, है ना। और 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट वाला फेज था। शाबाश। ये जो हमने पढ़ा अभी तक, ये सारा रिपीट हो जाएगा। द मूवमेंट अंडर एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप, देयर वर 3 रीजंस फॉर दिस। क्या क्या रीजंस थे, क्यों ये जो एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप के अंदर फिर मूवमेंट आ गई, कौन सी मूवमेंट, यही स्वदेशी मूवमेंट। इसके 3 रीजंस थे। द मॉडरेट लेड मूवमेंट हैड फेल्ड टू यील्ड रिजल्ट्स। ऑब्वियसली मॉडरेट्स ने तो 2 साल इनको एक तरह से जार पार ही किया था ब्रिटिशर्स को, लेकिन कुछ नहीं हुआ उसे, उनने फिर भी पार्टीशन किया, वो फेल हुआ था मॉडरेट लेड मूवमेंट, इसलिए एक्सट्रीमिस्ट्स आ गए। द डिविसिव टैक्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बोथ द बंगाल्स हैड एम्बेटर्ड द नेशनलिस्ट्स। तो ये गवर्नमेंट है जो ये डिवाइसिव टैक्टिक्स क्यों लाई थी, क्योंकि इन्होंने हिंदू मुस्लिम्स के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पे ये किया था, तो उससे नेशनलिस्ट्स परेशान हो गए थे। द गवर्नमेंट हैड रिजॉर्टेड टू सप्रेसिव मेजर्स, और गवर्नमेंट ने इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश की। तो इसलिए जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले लीडर्स हैं उनको लगा कि मॉडरेट से अब कुछ नहीं होने वाला है, हमें खुद ही अब फील्ड में आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ गया, सारा क्लियर हो गया। किसी को कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो अपने बाकी लोगों के साथ भी इसको शेयर कर लेना, सो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा मिले इसका। अच्छा, अब हम देखेंगे एक्सट्रीमिस्ट्स। अब जब इन्होंने अपने अंडर लिया, एक्सट्रीमिस्ट प्रोग्राम क्या था, इनका क्या कहना था। सबसे पहला एक्सट्रीमिस्ट्स गेव अ कॉल फॉर पैसिव रेजिस्टेंस इन एडिशन टू स्वदेशी एंड बायकॉट। स्वदेशी और बायकॉट मूवमेंट तो चल रही थी, उन्होंने एक और कॉल दी पैसिव रेजिस्टेंस की। द पर्पस एज अरबिंदो पुट इट। देखो, मैंने आपको बोला बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, ये थे एक्सट्रीमिस्ट। और अरबिंदो घोष भी था एक्सट्रीमिस्ट, अरबिंदो घोष, ठीक है। अरबिंदो घोष ने बोला, मेक द एडमिनिस्ट्रेशन अंडर प्रेजेंट कंडीशंस इम्पॉसिबल बाय एन organized refusal to do anything which will help either the British commerce in exploitation of the country or British officialdom in the administration of it. Political freedom is the life breath of the nation, declared Aurobindo. ये वाला स्टेटमेंट याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अरबिंदो ने बोला कि हमें ऐसा आप काम करना है कि ये जो ब्रिटिश अभी अपनी एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा है, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ही फेल होनी चाहिए, कोई ये काम कर ही नहीं पाने चाहिए, ठीक है। तो इसने बोला, फिर ये कभी एग्जाम में आता है, अरबिंदो ने ये बोला है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज द लाइफ ब्रेथ ऑफ अ नेशन। एक नेशन की जो है सांस होती है पॉलिटिकल फ्रीडम, जो कि ब्रिटिशर्स हमें नहीं दे रहे।
तो ये किसने बोला? औरोबिंदो ने बोला। और औरोबिंदो घोष कौन थे? एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। ठीक है। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्ट्रगल, अब इन्होंने जो है क्या नया चीज़ बोला, नई स्ट्रगल फॉर्म का बोला? सबसे पहले उन्होंने बोला बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, जितने भी मशीन मेड यहाँ पे ब्रिटिशर्स के फॉरेन गुड्स आते हैं उसको बाइकआउट करो। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स। उसके बाद उन्होंने बोला पब्लिक मीटिंग्स एंड प्रोसेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक मीटिंग्स करो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेशंस निकालो। कॉर्पस ऑफ वॉलंटियर्स समितिज सच एज स्वदेश बंधप समिति ऑफ अश्विनी कुमार दत्ता, समितिज बना, छोटी छोटी समिति जिनमें आप क्या करोगे? ये आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करोगे जिनके थ्रू। तो स्वदेश बंधप समिति बनाई थी किसने? यहाँ पे ही याद रख लेना, अश्विनी कुमार दत्ता ने। ठीक है। इमर्ज एज अ वेरी पॉपुलर एंड पावरफुल मीन्स ऑफ मास मोबिलाइजेशन, इसकी वजह से बहुत लोग क्या हो गए? इस मूवमेंट के साथ जुड़ गए। अश्विनी कुमार दत्ता ने बनाया स्वदेश बंधप समिति। ठीक है। इन त्रिनेलवेली तमिलनाडु वी और चिदम्बरम पिल्लाई सुब्रमण्य शिवा एंड सम लॉयर्स फॉर्म्ड द स्वदेश संगम व्हिच इंस्पायर्ड द लोकल मासेस। अच्छा, साउथ इंडिया में क्या किया था? तमिलनाडु में त्रिनेलवेली में क्या किया था? चिदम्बरम पिल्लाई, सुब्रमण्य शिवा और बाकी जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या बनाया था? स्वदेशी संगम। स्वदेशी संगम का मतलब होता है जब एक जगह बैठते हैं ना, बैठक लगाते हैं, फिर कुछ बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं। तो सो दैट कि उन्होंने लोकल मॉसेस को, वहाँ पे आम लोगों को इंस्पायर किया। इमेजिनेटिव यूज ऑफ ट्रेडिशनल पॉपुलर फेस्टिवल्स एंड मेलाज, जितने भी पहले मेलाज होते थे, फेस्टिवल्स होते थे ना, डिफरेंट त्यौहार होते थे या मेले होते थे, उसका भी यूज़ किया गया। वहाँ पे नेशनलिस्ट लीडर्स गए और उन लोगों को समझाया। एम्फेसिस गिवन टू सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट अभी भी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पे फोकस करें। आत्मशक्ति जिसको हम बोलेंगे कि हमें ज़्यादा दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हमें खुद से सारी चीज़ें सीखनी चाहिए। ठीक है। प्रोग्राम ऑफ स्वदेशी और नेशनल एजुकेशन, इन्हें बोला कि हम इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इनको छोड़ दो, हम अपने नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खोलेंगे। बंगाल नेशनल कॉलेज इंस्पायर्ड बाय टैगोर शांति निकेतन वाज सेट अप बाय औरोबिंदो घोष एज प्रिंसिपल। याद रख लेना, औरोबिंदो घोष बने प्रिंसिपल किसके? बंगाल नेशनल कॉलेज के। ये बनाया गया इसी स्वदेशी प्रोग्राम के अंडर। बोला गया कि हम अपनी नेशनल एजुकेशन के बेस पे ये करेंगे, क्योंकि टैगोर का एक शांति निकेतन ऑलरेडी था, उससे इंस्पायर होके जो है बंगाल नेशनल कॉलेज बनाया गया, जिसका प्रिंसिपल औरोबिंदो घोष रखा गया। बात समझ में आ गई? यहाँ तक याद रहा। और 15 अगस्त 1906 को क्या किया? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप टू ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ एजुकेशन। इन्होंने नेशनलिस्ट्स ने बोला कि हम इंडिया की जो है, हिंदुस्तान की अपने तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए 15 अगस्त 1906 को क्या किया गया? 15 अगस्त 1906 को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया। क्यों? लिटरेरी, साइंटिफिक एंड टेक्निकल ऑन नेशनल लाइन्स एंड अंडर नेशनल कंट्रोल, अपने कंट्रोल में और अपने हिसाब से हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, चाहे लिटरेरी हो, साइंटिफिक हो या टेक्निकल एजुकेशन हो। तो इसलिए 15 अगस्त 1906 को अंडर स्वदेशी प्रोग्राम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप कर दिया गया। ठीक है। जो जिन पॉइंट्स पे मैं फोकस करती हूँ उनको आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है। स्वदेशी और इंडिजिनस एंटरप्राइजेस, उन्होंने बोला कि आप अपने जो है ट्रेड भी, एंटरप्राइजेस भी बना। वी ओ चिदम्बरम प्लेस वेंचर इनटू नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी है टूटिकॉर्न। जो वी ओ चिदम्बरम पिल्लाई था, उन्होंने क्या किया? नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज बनाया, क्योंकि ये साउथ इंडिया साइड में था। साउथ इंडिया में आपको पता है वहाँ पे कोस्टल लाइंस है और वहाँ पे कोस्ट एरियाज में शिप्स वहाँ इंडियन ओशन में भी यूज़ होते थे। तो उन्होंने नेशनल शिप बिल्डिंग एंटरप्राइज बनाई। स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी उसका नाम रखा टूटिकॉर्न में, स्वदेश स्टीम नेविगेशन कंपनी। किसने? वी ओ चिदम्बरम पिल्लाई। इसने क्या बोला? इंडिजिनस मतलब स्वदेशी, जो हम अपने ही खुद बनाए हुए चीज़, हिंदुस्तानी चीज़। ठीक है। जो हम खुद बनाते हैं, अपने खुद पार्ट्स भी बनाते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर चीज़ें बनाते हैं। क्योंकि इन्होंने क्या बोला? सेल्फ रिलायंस, हमें ब्रिटिशर्स पे डिपेंड नहीं होना है। तो ये एजुकेशन भी बोलते थे कि आप अपने हिसाब से प्रोवाइड करेंगे हम इनको। ठीक है। तो ये बिल्कुल भी वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ थे, ये वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ थे। कौन? एक्सट्रीमिस्ट्स। मॉडरेट्स अंडर वेस्टर्न कल्चर ही काम करना चाहती थी, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट्स बिल्कुल उसके खिलाफ थे। इम्पैक्ट इन द कल्चरल स्फीयर इन तमिलनाडु, सुब्रमण्य भारती रोट स्वदेशा गीतम। याद रख लेना, अब कल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ा। तमिलनाडु की एक महिला थी सुब्रमण्य भारती, उसने स्वदेशा गीतम लिखा। ठीक है।
पेंटिंग में क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर broke the domination of Victorian naturalism over the Indian art scene and took inspiration from Ajanta, Mughal and Rajput पेंटिंग्स। तो रविंद्रनाथ टैगोर थे ना, ये बहुत अच्छे पेंटर थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हम जो विक्टोरियन था ना बाहर वाला ये पेंटर्स, उन्हें बोला कि ये हमें डोमिनेट नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसी पेंटिंग्स बनाई जिसने इनकी पेंटिंग्स ने फॉरेन पेंटिंग्स को भी बीट किया। इसने इंस्पिरेशन कहाँ से ली, अजंता केव से, मुगल और राजपूत पेंटिंग्स से। ठीक है, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्योंकि ये पेंटर था, याद रखना। नंदलाल बोस हु लेफ्ट अ मेजर इम्प्रिंट ऑन इंडियन आर्ट वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द स्कॉलरशिप ऑफर्ड बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट फाउंडेड इन 1907। जो नंदलाल बोस था, इसको ये सबसे पहला, इसने, ये भी एक आर्टिस्ट था, इसने सबसे पहला स्कॉलरशिप लिया किससे, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से। और जो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, ये कब फाउंड की गई, 1907 में फाउंड की गई थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और सबसे पहला स्कॉलरशिप लिया नंदलाल बोस ने। और जो रविंद्रनाथ टैगोर था, ये था एक पेंटर। और जो सुब्रमण्य भारती थी, उन्होंने क्या लिखा, स्वदेशा गीतम, तमिलनाडु की थी ये। ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है, यहाँ तक आज हम रखेंगे, लेकिन इससे हमें पता चलता है जो एक्सट्रीमिस्ट थे ना, सबसे उनकी क्या बात थी, उन्होंने लोगों पे विश्वास किया। उन्होंने बोला कि मासेस की कैपेसिटी को हमें यूज़ करना है। इन्होंने फेस्टिवल्स, मेलाज को यूज़ किया उन आइडियाज़ को स्प्रेड करने के लिए। इन्होंने बोला हम वेस्टर्न एजुकेशन क्यों दे देंगे अपने बच्चों को, हम इंडियन लाइन्स के बेस पे एजुकेशन दे देंगे। इन्हें बोला हम उन पर क्यों रिलायंस करेंगे, हम सेल्फ रिलायंस करेंगे, हम खुद एंटरप्राइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने बोला फॉरेन क्लोथ्स को बाइकआउट करो, फॉरेन प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करो। और उन्होंने बोला कि सेक्रीफाइसेस देने के लिए तैयार रहो, और वही ट्रू नेशनलिस्ट है। ठीक है, उन्होंने एंटी पार्टीशन मूवमेंट फिर अपने अंडर ली। और अरबिंदो घोष भी आपको मैंने बताया, उनका भी, वो भी एक एक्सट्रीमिस्ट थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये एक्सट्रीमिस्ट्स थे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ तक बताए। और एक स्टेटमेंट आप याद रखना कि बाल गंगाधर तिलक का बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन में आता है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, की जो आज़ादी है वो मेरी, जो है वो मेरी नेचुरल एक राइट है। जब मैं पैदा हुआ, वो हर एक इंसान जो भी पैदा होता है उसका एक राइट होता है आज़ादी, और मैं लेके रहूँगा। ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। ठीक है, तो यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे, तो उसके बाद हम बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।